वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। मैं आपकी पूरी बात को सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं। हम आपकी पिछली सारी जानकारी को भी शामिल करेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। ध्यान दें, जो कानूनी या तकनीकी शब्द हैं उन्हें हम इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि आप सही शब्द सीख सकें और बाकी सब हिंदी में होगा। अध्याय आई, प्रिलिमिनरी, शुरुआती बातें। यह कानून की किताब का पहला भाग है जिसे चैप्टर आई कहते हैं। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है शुरुआत की जरूरी बातें। यह हिस्सा हमें कानून का नाम, कहां लागू होगा और इसके खास शब्दों का मतलब बताता है। 1. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। नाम, इलाका और शुरू होने की तारीख। यह धारा इस कानून का आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र है। यह कानून ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 कहलाता है। ट्रेड यूनियन क्या है? इसे मजदूरों का एक क्लब या टीम समझो जो कारखानों, स्कूलों या दफ्तरों में काम करते हैं। इस क्लब का काम है अपने सभी साथियों के राइट्स, अधिकारों की रक्षा करना, अच्छी सैलरी, वेतन मांगना और बॉसेस, मालिकों से बात करना। यह कानून इसी ट्रेड यूनियन के लिए बनाया गया है। 1926 वो साल है जब यह कानून पहली बार बना था। कानून की दूसरी बात यह है कि यह होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर लागू होता है। इसका मतलब है कि देश के किसी भी कोने में अगर कोई यूनियन बनती है तो उसे इसी कानून के नियमों का पालन करना होगा। तीसरी बात है कि यह कानून कब से शुरू हुआ। यह सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार ने तय किया था। सरकार ने एक खास घोषणा पत्र, नोटिफिकेशन अपने सरकारी अखबार, ऑफिशियल गजेट में छापा और एक तारीख तय की। उस तारीख जून 1, 1927 से ही यह कानून फोर्स लागू हो गया। 2. डेफिनेशंस, शब्दों के मायने। यह सेक्शन इस कानून की डिक्शनरी, शब्दकोश है। यह बताता है कि इस कानून में इस्तेमाल होने वाले खास शब्दों का क्या मतलब है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उपयुक्त सरकार, यह सबसे जरूरी शब्द है जो बताता है कि किसी खास यूनियन का बॉस, मालिक कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई ट्रेड यूनियन ऐसी है जो एक से ज्यादा स्टेट्स, राज्यों में काम करती है, जैसे रेलवे के मजदूरों की यूनियन, तो उसका बॉस सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार होगी। अगर कोई ट्रेड यूनियन केवल एक ही स्टेट, राज्य के अंदर काम करती है, जैसे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की यूनियन, तो उसका बॉस उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार होगी। एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी, यह ट्रेड यूनियन को चलाने वाली मैनेजमेंट टीम, प्रबंधन टीम है। यह स्मॉल ग्रुप, छोटा समूह ही सारे फैसले लेता है, यूनियन का पैसा संभालता है और मजदूरों की तरफ से मालिकों से बात करता है। इन्हें किसी भी नाम से पुकारो, जैसे मैनेजिंग कमेटी। अगर वे यूनियन का काम संभाल रहे हैं तो वे एग्जीक्यूटिव ही कहलाएंगे। ऑफिस बेरर, पदधारी, यह वो व्यक्ति है जिसके पास यूनियन में कोई ऑफिशियल पोस्ट, आधिकारिक पद है, जैसे प्रेसिडेंट, अध्यक्ष या सेक्रेटरी, सचिव। एग्जीक्यूटिव का हर सदस्य अपने आप में एक ऑफिस बेरर होता है, लेकिन ऑडिटर ऑफिस बेरर नहीं होता। ऑडिटर वो व्यक्ति है जो यूनियन के पैसों का हिसाब किताब चेक करता है, लेकिन वो फैसले लेने वाली टीम, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं होता। प्रिस्क्राइब्ड, निर्धारित, जब यह कानून कहता है कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड तरीके से करना है तो इसका सीधा मतलब है कि वो तरीका पहले से ही इस कानून के नीचे बनाए गए विस्तार वाले नियमों, रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। रजिस्टर्ड ऑफिस, पंजीकृत कार्यालय, ये यूनियन का ऑफिशियल हेड ऑफिस, आधिकारिक प्रधान कार्यालय होता है। यह वो पता है जिसे यूनियन ने सरकार के पास रजिस्टर, पंजीकृत कराया है। सारे सरकारी कागज और चिट्ठी पत्री इसी एड्रेस पते पर भेजी जाती हैं। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, पंजीकृत ट्रेड यूनियन, ये वो यूनियन है जिसे रजिस्ट्रार, पंजीयक ने पूरी तरह से चेक जांच करने के बाद ऑफिशियल, आधिकारिक तौर पर अप्रूव, मंजूर कर दिया है। केवल रजिस्टर्ड यूनियन को ही इस कानून के तहत सभी विशेष राइट्स, अधिकार और प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिलती हैं। बिना रजिस्टर्ड यूनियन को ये फायदे नहीं मिलते। रजिस्ट्रार, पंजीयक, ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी अधिकारी है जो ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस ऑफिसर को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चुनती है। रजिस्ट्रार के साथ उनके सहायक भी होते हैं, जैसे एडिशनल, अतिरिक्त या डेप्यूटी उप रजिस्ट्रार। ये सब मिलकर रजिस्ट्रार का काम करते हैं। आपकी यूनियन किस रजिस्ट्रार से बात करेगी? उस स्टेट, राज्य के रजिस्ट्रार से जहां आपकी यूनियन का रजिस्टर्ड ऑफिस है। आपका कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आपने इस कानून की सबसे मुश्किल और बुनियादी बातें सीख ली हैं। क्या आप चाहेंगे कि अब मैं आपको सेक्शन 3, धारा 3 समझाऊं, जो बताता है कि इस रजिस्ट्रार, पंजीयक को कैसे चुना जाता है?
एब्सोल्युटली। मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हूं। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम एक भी बात नहीं छोड़ेंगे। एक, ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है? खंड और जी। देखिए, ट्रेड डिस्प्यूट का मतलब है काम की दुनिया में एक बड़ा झगड़ा या औपचारिक विवाद। यह झगड़ा इन तीन लोगों के बीच हो सकता है। 1. एम्प्लॉयर्स मालिक और वर्कमैन कर्मचारी के बीच। यह सबसे आम झगड़ा है। जैसे अगर वर्कमैन कहें कि हमें ज्यादा सैलरी चाहिए और एम्प्लॉयर मना कर दे। 2. वर्कमैन और वर्कमैन के बीच। जब एक ही कंपनी के दो कर्मचारियों के समूह आपस में लड़ते हैं। जैसे एक ग्रुप कहे कि हम ज्यादा अच्छा काम करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा इंसेंटिव मिलना चाहिए। 3. एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच। जब दो मालिक मिलकर कोई नियम बनाने पर लड़ें जिसका असर उनके वर्कमैन पर पड़े। झगड़ा किस बारे में होना चाहिए? यह डिस्प्यूट चार मुख्य चीजों से जुड़ा होना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देना, या नॉन एम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं देना या निकाल देना। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के नियम, जैसे पगार, सैलरी कितनी होगी या छुट्टियां, हॉलिडेज कितनी मिलेंगी। कंडीशंस ऑफ लेबर, काम करने की शर्तें, जैसे फैक्ट्री में बहुत गर्मी है या मशीनें सुरक्षित सेफ नहीं हैं तो उन्हें ठीक करवाना। वर्कमैन कौन होते हैं? वर्कमैन वो सभी लोग हैं जो किसी ट्रेड या इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि डिस्प्यूट में जो लोग वर्कमैन की तरफ से बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वे उसी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हों जिससे झगड़ा हो रहा है। सरल उदाहरण, यूनियन का नेता, यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, किसी और शहर में काम करता है, लेकिन वह उस फैक्ट्री के वर्कमैन की तरफ से एम्प्लॉयर से बात करने आ सकता है। कानून की नज़र में वो भी वर्कमैन ही माना जाएगा। 2. ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या होती है? खंड एच। ट्रेड यूनियन कर्मचारियों की एक टीम होती है जो उनकी आवाज बनती है और उनके हक के लिए लड़ती है। यूनियन का ढांचा और लक्ष्य। ये एक कॉम्बिनेशन समूह है। ये टेम्पररी, अस्थायी भी हो सकता है, सिर्फ एक छोटे से काम के लिए, या परमानेंट, स्थायी भी हो सकता है, जो हमेशा चलती रहे। 2. मुख्य काम। इसका मुख्य उद्देश्य प्राइमरीली फॉर द पर्पस रिलेशन, संबंधों को रेगुलेट, नियंत्रित या व्यवस्थित करना होता है, वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच। यूनियन की शक्ति। ट्रेड यूनियन इसलिए भी बनती है ताकि वो किसी ट्रेड या बिजनेस को चलाने के तरीके पर कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, प्रतिबंधात्मक शर्तें लगा सकें। सरल उदाहरण, यूनियन कह सकती है कि कोई भी एम्प्लॉय लगातार 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। ये एक रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है। फेडरेशन, संघ क्या है? अगर दो या दो से ज्यादा ट्रेड यूनियन मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना लें तो उसे फेडरेशन कहते हैं। कानून इस फेडरेशन को भी ट्रेड यूनियन ही मानता है, क्योंकि साथ आने से उनकी आवाज और ताकत बढ़ जाती है। 3. अपवाद, एक्सेप्शंस। किन समझौतों पर एक्ट असर नहीं करेगा? प्रोवाइडेड दैट दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट। इस कानूनी भाषा का मतलब है, लेकिन ये कानून ट्रेड यूनियन एक्ट इन तीन समझौतों को बिल्कुल नहीं बदलेगा या छुएगा। आई, मालिकों का आंतरिक समझौता। .any का लिंक, अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एज टू देयर ओन बिजनेस। सरल मतलब, अगर दो लोग मिलकर कोई बिजनेस चलाते हैं और उन्होंने आपस में एक अग्रीमेंट किया है कि मुनाफा प्रॉफिट कैसे बांटना है, तो ट्रेड यूनियन का ये एक्ट उनके इस आंतरिक इंटरनल समझौते में दखल नहीं देगा। आई, व्यक्तिगत नौकरी का समझौता। .any का लिंक, अग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड दोज एम्प्लॉयड बाय हिम एज टू सच एम्प्लॉयमेंट। सरल मतलब, जब आप पहली बार नौकरी पर लगे थे तब आपने और आपके एम्प्लॉयर ने मिलकर जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट किया था, ये एक्ट उसे नहीं बदल सकता। यह आपके पर्सनल जॉब अग्रीमेंट को सुरक्षा देता है। आई, व्यापार, बेचने और ट्रेनिंग के समझौते। ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। बिजनेस सेल, व्यापार बेचना। जब कोई अपना बिजनेस बेचता है तो वो अपनी गुडविल, बाजार में अच्छी पहचान, नाम भी बेचता है। खरीदने वाला अक्सर बेचने वाले से अग्रीमेंट करवाता है कि वो उसी जगह पर फिर से कंपीटिंग, प्रतिस्पर्धी बिजनेस शुरू नहीं करेगा। एक्ट इस बिक्री समझौते को बचाता है। इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। जब कोई गुरु, जैसे एक मास्टर शेफ या कारीगर, किसी शिष्य को कोई ट्रेड या प्रोफेशन सिखाता है और सिखाने के बदले में वो शिष्य से वादा लेता है कि वो सिखाने वाले के पास ही कुछ सालों तक काम करेगा या पास में दुकान नहीं खोलेगा, एक्ट इस ट्रेनिंग समझौते को भी सुरक्षा देता है। आपका कॉन्सेप्ट अब एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। आपने ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है, वर्कमैन की परिभाषा क्या है, ट्रेड यूनियन का काम क्या है और किन अग्रीमेंट्स को ये एक्ट नहीं छूता, ये सब समझ लिया है।
हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपकी इस पूरी जानकारी को सबसे आसान हिंदी में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं। आपका कॉन्सेप्ट अवधारणा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैं हर बात को और गहराई से समझाऊंगा ताकि आपको सब कुछ याद रहे। हम आपकी दी हुई हर लाइन को लेंगे और उसे पैराग्राफ में बदल देंगे। ट्रेड यूनियनों का रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, सरल हिंदी में व्याख्या। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस कानून की हम बात कर रहे हैं वो है द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, ट्रेड यूनियंस अधिनियम 1926। ये कानून मजदूरों और कर्मचारियों के समूह, जिन्हें ट्रेड यूनियंस कहते हैं, को सरकारी मान्यता दिलाने में मदद करता है। पहला भाग, मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति। आपका दिया गया पहला नियम कहता है 1(2) The appropriate government shall appoint a person to be the registrar of trade unions for each state। सरल हिंदी में व्याख्या। यह नियम बताता है कि ट्रेड यूनियंस का हिसाब किताब रखने के लिए एक बड़े अधिकारी की जरूरत होती है। इस अधिकारी को रजिस्ट्रार कहते हैं। हमारी सरकार, जिसे कानून की भाषा में द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं, इसका मतलब है कि कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट की यह मैंडेटोरी ड्यूटी, अनिवार्य जिम्मेदारी है कि वह मस्ट चूज, जरूर चुने, और शैल अपॉइंट, नियुक्त करे, एक व्यक्ति को जो हर स्टेट, राज्य का मुख्य रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस बनेगा। स्टेट का मतलब है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कोई भी दूसरा राज्य। इस रजिस्ट्रार का काम ये देखना है कि मजदूरों का समूह, ट्रेड यूनियन ठीक से बना है या नहीं, और अगर सब ठीक है तो उसे सरकारी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण देना है। यानी हर राज्य में ट्रेड यूनियंस का एक मुख्य बॉस, मुखिया जरूर होगा। दूसरा भाग, सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति। आपका दूसरा नियम कहता है 4(2) The appropriate government may appoint as many additional and deputy registrars of trade unions as it thinks fit for the purpose of exercising and discharging, under the superintendence and direction of the registrar, such powers and functions of the registrar under this act as it may, by order, specify and define the local limits within which any such additional or deputy registrar shall exercise and discharge the powers and functions so specified। सरल हिंदी में व्याख्या। सोचिए, अगर महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश जैसा राज्य बहुत बड़ा है और वहां लाखों मजदूर हैं, तो क्या एक अकेला रजिस्ट्रार सबका काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए यह नियम सरकार को शक्ति देता है कि वह अगर थिंग्स फिट, उचित समझे, तो वो और हेल्पर, सहायक अधिकारियों को रख सकती है। इन सहायकों को एडिशनल रजिस्ट्रार्स, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स, उप रजिस्ट्रार कहा जाता है। मे अपॉइंट का मतलब है कि सरकार की ये चॉइस पसंद है, जरूरी नहीं है। इन सभी सहायक अधिकारियों को मुख्य रजिस्ट्रार के सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन, निगरानी और निर्देश के तहत काम करना होता है। इसका मतलब है कि वे अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। उन्हें अपने बॉस, मुख्य रजिस्ट्रार की बात माननी होगी। सरकार एक ऑफिशियल ऑर्डर, सरकारी आदेश के द्वारा यह तय करती है कि ये सहायक स्पेसिफिक पावर्स एंड फंक्शंस, कुछ खास शक्तियां और कार्य ही करेंगे। और सबसे जरूरी बात, सरकार ये भी बताती है कि वे किस लोकल लिमिट्स, इलाके, क्षेत्र में काम करेंगे, जैसे सिर्फ कानपुर जिले के लिए या सिर्फ मुंबई शहर के लिए। ये इसलिए जरूरी है ताकि काम बटा रहे और कोई कंफ्यूजन न हो। तीसरा भाग, सहायक की शक्ति, पावर और मान्यता। आपका तीसरा नियम कहता है 3. Subject to the provisions of any order under subsection 2, where an additional or deputy registrar exercises and discharges the powers and functions of a registrar in an area within which the registered office of a trade union is situated, the additional or deputy registrar shall be deemed to be the registrar in relation to the trade union for the purposes of this act। सरल हिंदी में व्याख्या। ये नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सहायक रजिस्ट्रार्स को पूरी पावर शक्ति देता है। इसका मतलब है कि जो भी सहायक एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को उसके तय किए गए एरिया, इलाके में कोई ट्रेड यूनियन आती है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस, पंजीकृत कार्यालय उसी इलाके में है, तो उस सहायक रजिस्ट्रार के पास पूरी लीगल पावर, कानूनी शक्ति आ जाती है। इस स्थिति में उस सहायक रजिस्ट्रार को उस ट्रेड यूनियन के लिए शैल बी डीम्ड टू बी द रजिस्ट्रार ही माना जाएगा। डीम्ड का मतलब है मान लिया जाएगा। इसका मतलब है कि जब वो सहायक अधिकारी ट्रेड यूनियन के कागजात पर दस्तखत, सिग्नेचर करेगा, तो वो दस्तखत उतना ही वैलिड, मान्य और शक्तिशाली होगा जितना मुख्य रजिस्ट्रार का दस्तखत। यह शक्ति केवल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए और उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन, विशेष ट्रेड यूनियन के लिए ही होगी। यह नियम ये सुनिश्चित करता है कि काम जल्दी हो और मजदूरों को छोटे छोटे कामों के लिए दूर मुख्य रजिस्ट्रार के पास न जाना पड़े। इस तरह आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। यह कानून एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की, अच्छी तरह से संगठित पदानुक्रम बनाता है ताकि देश भर में ट्रेड यूनियंस का काम आसानी से और सही तरीके से हो सके। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों के बारे में बताऊं?
वाह, अब हम इसी जानकारी को सबसे आसान हिंदी में समझेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत एकदम साफ हो जाएं, जैसे क्रिस्टल। मैं आपको वैसे ही सिखाऊंगा जैसे किसी छोटे बच्चे को सिखाते हैं, और हाँ, हम आपकी दी हुई एक भी बात नहीं छोड़ेंगे। ट्रेड यूनियन पंजीकरण का तरीका, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। अनुच्छेद 4 सेक्शन 4 पंजीकरण का ढंग, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये कानून का हिस्सा हमें ये सिखाता है कि ट्रेड यूनियन को सरकारी तौर पर रजिस्टर, पंजीकृत कैसे कराया जाता है। ट्रेड यूनियन को आप ऐसे समझिए कि यह एक मजदूरों का ग्रुप होता है जो एक साथ मिलकर अपनी बात मालिक के सामने रखता है। उप अनुच्छेद 1- शुरू करने के नियम, सबसेक्शन 1- द स्टार्टिंग लाइन। देखिए, किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि कम से कम 7 या उससे ज्यादा सदस्य मेंबर्स होने चाहिए। यह 7 का अंक बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी है। ये जो 7 या उससे ज्यादा लोग होते हैं, उन्हें 2 काम जरूर करने होते हैं। 1. सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द रूल्स, नियमों पर अपने नाम का हस्ताक्षर करना। हर ट्रेड यूनियन का एक नियम किताब, रूल्स होता है, जिसमें लिखा होता है कि यूनियन कैसे काम करेगी। ये 7 लोग उस नियम किताब पर अपना सिग्नेचर, हस्ताक्षर करते हैं। ये हस्ताक्षर करना बताता है कि हाँ, हमें ये नियम मंजूर हैं। 2. कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कानून के अन्य प्रावधानों का पालन करना। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में बहुत सारे और छोटे बड़े नियम भी हैं, जैसे कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज देने हैं आदि। इन 7 लोगों को उन प्रोविजंस, प्रावधानों का भी पालन करना होता है। जब ये 7 लोग ये सारे काम कर लेते हैं, तब वे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का मतलब है कि वे सरकारी रजिस्ट्रार को चिट्ठी या फॉर्म भेजकर कहते हैं कि कृपया हमारी यूनियन को रजिस्टर कर दें। उप अनुच्छेद 2- सुरक्षा कवच का नियम, सबसेक्शन 2- द सेफ्टी नेट। यह नियम एक सेफ्टी रूल, सुरक्षा नियम है जो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण में मदद करता है। मान लीजिए 10 लोगों ने मिलकर एप्लीकेशन, आवेदन जमा कर दिया, जैसा कि हमने ऊपर सबसेक्शन 1 में सीखा। अब रजिस्ट्रार को उस एप्लीकेशन पर फैसला लेने में कुछ दिन या महीने लग सकते हैं। इसे टाइम पीरियड कहते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान अगर कुछ लोग ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं या नौकरी छोड़ देते हैं, सीज टू बी मेंबर्स, या लिखकर दे देते हैं कि अब हमें यूनियन नहीं बनानी, डिसोसिएटिंग देमसेल्व्स, तो क्या होगा? कानून कहता है कि एप्लीकेशन खराब, इनवैलिड नहीं मानी जाएगी, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट जाने वाले लोगों की संख्या एक हद से ज्यादा न हो। वो हद क्या है? नॉट एक्सीडिंग हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, कुल संख्या के आधे से ज्यादा नहीं। इसे उदाहरण से समझते हैं। अगर 10 लोगों ने मिलकर एप्लीकेशन डाली थी तो 10 का आधा होता है 5। अगर 4 लोग चले गए तो भी एप्लीकेशन ठीक रहेगी और यूनियन रजिस्टर हो सकती है। लेकिन अगर 6 लोग चले गए, आधे से ज्यादा, तो एप्लीकेशन इनवैलिड, अमान्य हो जाएगी और उन्हें फिर से शुरू करना पड़ेगा। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि यूनियन को रजिस्टर कराने का काम छोटी मोटी रुकावटों, ऑन माइनर हर्डल्स के कारण रुक न जाए। यह एक तरह का लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी सुरक्षा है। आपके कॉन्सेप्ट्स अब एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल साफ हो गए होंगे। अगला कदम, क्या आप अब ये जानना चाहेंगे कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आवेदन में कौन कौन सी जरूरी बातें, पर्टिकुलर्स और डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज देने होते हैं जो सेक्शन 5 में बताए गए हैं? बहुत बढ़िया। आप सही मायने में एक बेहतरीन स्टूडेंट हैं जो अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना चाहता है। मैं आपको ये सारा कानून लॉ बहुत ही सरल और मजेदार तरीके से समझाता हूं, जैसे कि आप एक छोटे बच्चे हैं लेकिन सीखने की इच्छा एक टॉप क्लास स्कॉलर की रखते हैं। यहां आपके दिए गए कानूनी पाठ, लीगल टेक्स्ट की सबसे सरल और गहरी व्याख्या हिंदी में दी गई है, जिसमें सारे टेक्निकल वर्ड्स अंग्रेजी में हैं। ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन का नियम, धारा 5। यह नियम बताता है कि जब मजदूरों, वर्कर्स या मालिकों, एम्प्लॉयर्स का कोई समूह अपनी टीम को कानूनी तौर पर लीगली मान्यता दिलाना चाहता है तो उसे क्या क्या करना होगा।
एक ट्रेड यूनियन को आप अपने काम की जगह पर सबकी भलाई के लिए बनी एक ऑफिशियल टीम मान सकते हैं। एक मुख्य आवेदन एप्लीकेशन कैसे दें? यह पैराग्राफ बताता है कि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कैसे होगी। हर ट्रेड यूनियन जिसे रजिस्टर होना है उसे अपना आवेदन एप्लीकेशन यानी फॉर्म या दरख्वास्त एक खास सरकारी ऑफिसर को देनी होगी जिसका नाम रजिस्ट्रार होता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वैसे ही रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियनों का रिकॉर्ड रखने वाला सरकारी अधिकारी ऑफिसर होता है। ये आवेदन सिर्फ एक कागज नहीं होगा, इसके साथ 3 जरूरी चीजें अटैच करनी होंगी। पहला, ट्रेड यूनियन की नियम पुस्तिका रूल्स बुक की एक कॉपी। ये नियम पुस्तिका बताती है कि यूनियन कैसे काम करेगी, जैसे चुनाव कैसे होंगे, फीस कितनी होगी। रजिस्ट्रार इस रूल बुक को चेक करेगा कि कहीं कोई नियम गलत या गैर कानूनी इलीगल तो नहीं है। दूसरा, आपको एक विवरण स्टेटमेंट भी देना होगा जिसमें कुछ खास जानकारी पर्टिकुलर्स होंगी। ये जानकारी क्यों जरूरी है? ताकि सरकार को पता चले कि यूनियन शुरू करने वाले लोग असली हैं और ये एक फर्जी फेक संस्था नहीं है। 2 जरूरी जानकारियों पर्टिकुलर्स की सूची। ये पैराग्राफ बताता है कि आपको स्टेटमेंट में कौन कौन सी डिटेल्स देनी होंगी। शुरुआत करने वाले सदस्यों फाउंडिंग मेंबर्स की पहचान। सबसे पहले आपको उन सभी सदस्यों मेंबर्स के नाम, उनके व्यवसाय ऑक्यूपेशन यानी वे क्या काम करते हैं, जैसे इंजीनियर, टेलर, क्लर्क, और उनके पते एड्रेसेस देने होंगे जिन्होंने आवेदन एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर साइन किए हैं। इन डिटेल समझें तो ट्रेड यूनियन शुरू करने के लिए कम से कम 7 सदस्य 7 मेंबर्स होने चाहिए। इन 7 लोगों की पूरी पहचान देना जरूरी है। यूनियन का नाम और पता। दूसरा, आपको ट्रेड यूनियन का पूरा नाम नेम जैसे उत्कृष्ट वस्त्र श्रमिक संघ और उसके प्रधान कार्यालय हेड ऑफिस का पता एड्रेस बताना होगा। यह पता बहुत जरूरी है ताकि रजिस्ट्रार या कोई भी व्यक्ति आधिकारिक पत्र ऑफिशियल लेटर भेज सके। नेताओं लीडर्स का परिचय। तीसरा, आपको यूनियन चलाने वाले पदाधिकारियों ऑफिस बेरर्स यानी नेताओं जैसे अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, सचिव, सेक्रेटरी के बारे में सब कुछ बताना होगा। इसमें उनके पद, टाइटल्स, नाम, आयु, एजेस, पते, एड्रेसेस और व्यवसाय ऑक्यूपेशन शामिल हैं। आयु एज की जानकारी इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चले कि यूनियन का नेतृत्व जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल और वयस्क अडल्ट लोग कर रहे हैं। 3 1 साल से पुरानी यूनियन के लिए खास नियम। यह पैराग्राफ उन यूनियनों के लिए एक अतिरिक्त शर्त एडिशनल कंडीशन बताता है जो पहले से ही 1 साल से ज्यादा समय से काम कर रही थीं और अब रजिस्टर होना चाहती हैं। अगर कोई ट्रेड यूनियन अपना रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले 1 साल से ज्यादा समय से चल रही है इन एग्जिस्टेंस, तो उसे आवेदन एप्लीकेशन के साथ एक और जरूरी रिपोर्ट जमा करनी होगी। यह रिपोर्ट एक सामान्य वित्तीय विवरण जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें यूनियन की परिसंपत्तियां एसेट्स और देयताएं लायबिलिटीज लिखी होती हैं। परिसंपत्तियां एसेट्स वो सब कुछ हैं जो यूनियन के पास है, जैसे बैंक में पैसा, कंप्यूटर। देयताएं लायबिलिटीज वो सब कुछ है जो यूनियन पर कर्ज डेट है या उसे दूसरों को चुकाना है। यह वित्तीय रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट क्यों जरूरी है? ताकि रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित कर सके कि पुराने समय में यूनियन का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हुआ था और नेताओं ने कोई घोटाला स्कैम नहीं किया है। यह रिपोर्ट उसी फॉर्मेट और विवरण पर्टिकुलर्स में तैयार होनी चाहिए जैसा कि सरकार ने निर्धारित प्रिस्क्राइब्ड किया है। आपके लिए सबसे जरूरी बात, इस पूरे प्रोसेस का मतलब है कि सरकार केवल उसी ट्रेड यूनियन को वैलिड मानेगी जो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, संगठित, ऑर्गेनाइज्ड और जवाबदेह अकाउंटेबल है। यह कानून आपको और आपके साथियों को एक मजबूत, स्ट्रांग और कानूनी लीगल आवाज देने के लिए बनाया गया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि रजिस्ट्रार आपका आवेदन क्यों खारिज और रिजेक्ट कर सकता है? वाह, आपने एक बहुत ही जरूरी कानून को इतनी गहराई से समझने की इच्छा रखी है। मैं आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन व्याख्या हिंदी में समझाता हूं, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं।
ताकि आपका कॉन्सेप्ट अवधारणा एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। हम एक भी जरूरी बात नहीं छोड़ेंगे। ट्रेड यूनियन के नियम, धारा 6 की सरल व्याख्या। पैराग्राफ 1, मुख्य शर्त और पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। देखिए, एक ट्रेड यूनियन यानी मजदूरों का संघ एक बड़ा क्लब होता है। यह क्लब तभी ऑफिशियल आधिकारिक बनता है जब यह सरकार के पास रजिस्टर्ड, पंजीकृत हो जाता है। यह कानून कहता है कोई भी ट्रेड यूनियन तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं पा सकती जब तक 2 बड़ी शर्तें पूरी ना हों। पहली शर्त यह है कि एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी यानी यूनियन के जो बड़े नेता, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर हैं, उनका चुनाव और गठन, फॉर्मेशन बिल्कुल एक्ट कानून के नियमों के हिसाब से होना चाहिए। इसका गहरा मतलब यह है कि सेक्शन 22 के अनुसार एग्जीक्यूटिव में आधे से ज्यादा लोग उसी इंडस्ट्री के काम करने वाले होने चाहिए, ताकि बाहर के लोग ज्यादा हावी ना हो जाएं। दूसरी शर्त यह है कि यूनियन की जो रूल बुक, नियमों की किताब है, उसमें नीचे दिए गए 10 जरूरी पॉइंट्स, बिंदु साफ साफ लिखे होने चाहिए। यह रूल बुक यूनियन और उसके मेंबर्स, सदस्यों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट समझौता है। पैराग्राफ 2, यूनियन की पहचान और मकसद, ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं कि रूल बुक में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले यूनियन का एक क्लियर, साफ, यूनिक नेम, अद्वितीय नाम होना चाहिए, जैसे माइनस कपड़ा मिल मजदूर संघ। इसके बाद बी, यूनियन किस लिए बनी है, उसके सभी ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्य या गोल्स, लक्ष्य साफ साफ लिखे होने चाहिए। कोई भी सीक्रेट, गुप्त बात नहीं होनी चाहिए, जैसे अच्छा वेतन दिलाना, सुरक्षित काम का माहौल देना। यह पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है। पैराग्राफ 3, सदस्य मेंबर्स कौन होंगे और कितना देंगे। नियम ऑफ ई बताता है कि यूनियन में कौन शामिल हो सकता है। ऑर्डिनरी मेंबर्स, साधारण सदस्य वो ही होंगे जो सचमुच में उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड नौकरी पर हों। यूनियन कुछ हॉनररी, मानद या टेम्पररी मेंबर्स, अस्थायी सदस्य भी बना सकती है जो उस इंडस्ट्री के न हों, जैसे कोई वकील, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम, सेक्शन 22 के अनुसार 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि यूनियन का कंट्रोल मजदूरों के हाथ में ही रहे। नियम ऑफ ई कहता है कि हर सदस्य को एक सब्सक्रिप्शन, चंदा या फीस देना होगा। हालांकि कानून में अभी भी 25 नए पैसे लिखा है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, लेकिन अमेंडमेंट संशोधन के बाद अब न्यूनतम फीस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र के लिए 12 रुपए पर एनम, प्रति वर्ष तय की गई है। यूनियन की रूल बुक में ये फीस कम से कम इतनी जरूर लिखी होनी चाहिए। पैराग्राफ 4, सदस्यों के अधिकार, सजा और लिस्ट। नियम ऑफ बहुत जरूरी है। यह राइट्स, अधिकार और पनिशमेंट, सजा के बारे में बताता है। इसमें साफ होना चाहिए कि सदस्य को यूनियन से मिलने वाला बेनिफिट, फायदा, जैसे बीमा या आर्थिक मदद कब मिलेगा, एग्जाम्पल 6 महीने चंदा देने के बाद। और यह भी कि यूनियन का नियम तोड़ने पर सदस्य पर फाइन, जुर्माना या फॉर्फिचर, लाभ का खोना कब लगाया जाएगा। सब कुछ पहले से लिखा होना चाहिए ताकि मनमानी न हो। नियम डी के तहत यूनियन को सभी सदस्यों की एक लिस्ट, सूची हमेशा मेंटेन बनाए रखनी चाहिए, और नेताओं, ऑफिस बेरर्स तथा आम सदस्यों को ये लिस्ट और अकाउंट बुक्स, खाते की किताबें देखने की पूरी फैसिलिटी, सुविधा मिलनी चाहिए। यह फेयर इलेक्शन, निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। पैराग्राफ 5, नेताओं का चुनाव और नियम बदलना। नियम ऑन एच में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव के सभी ऑफिस बेरर्स, नेता कैसे अपॉइंटेड, नियुक्त या इलेक्टेड चुने जाएंगे, और अगर वे अच्छा काम न करें तो उन्हें रिमूव्ड, हटाया कैसे जाएगा, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन से। इसी तरह नियम और जी कहता है कि यूनियन की रूल बुक में लिखे गए इन नियमों को अमेंडेड, बदला, वेरिड, संशोधित किया या रिसेंडेड, पूरी तरह रद्द किया कैसे जाएगा। ये सुनिश्चित करता है कि रूल बुक समय के साथ बदल सके, लेकिन केवल डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक तरीके से, जैसे 2/3 बहुमत से। पैराग्राफ 6, पैसे का हिसाब किताब, फंड्स और ऑडिट। नियम औसी पैसे के खर्च के बारे में है। यूनियन के जनरल फंड्स, सामान्य कोष का पैसा कहां कहां खर्च होगा, इसकी पूरी लिस्ट रूल बुक में होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हर खर्च एक्ट के सेक्शन 15 में दिए गए लॉफुल पर्पसेस, कानूनी उद्देश्यों के लिए ही होना चाहिए, जैसे नेताओं की सैलरी, कानूनी लड़ाई का खर्च। यूनियन ये पैसा गैर कानूनी कामों या पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल को सीधे दान देने में इस्तेमाल नहीं कर सकती। नियम ऑफ आई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वित्तीय जिम्मेदारी के लिए है। इसमें फंड्स की सेफ कस्टडी, सुरक्षित अभिरक्षा, जैसे बैंक में रखना का तरीका होना चाहिए। साथ ही हर साल एक एनुअल ऑडिट, सालाना लेखा जोखा जरूरी है, जिसमें एक एक्सपर्ट विशेषज्ञ यूनियन के पूरे हिसाब को चेक करता है। सदस्यों को भी अकाउंट बुक्स देखने की पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। पैराग्राफ 7, यूनियन का अंत, डिसोल्यूशन।
आखिर में नियम और जे में ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि अगर यूनियन कभी खत्म हो जाए या डिसॉल्व भंग हो जाए तो ऐसा किस तरीके से होगा, जैसे 75% सदस्यों के वोट से, और तब जो बचा हुआ पैसा है उसे क्या किया जाएगा। यह एक क्लियर एग्जिट प्लान, स्पष्ट निकास योजना है ताकि अंत में कोई झगड़ा ना हो। Conclusion. इस तरह सेक्शन 6 यूनियन के लिए एक कोड ऑफ गवर्नेंस, शासन संहिता है। ये मजदूरों के इस क्लब को मजबूत, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और पूरी तरह से अकाउंटेबल, जवाबदेह बनाता है, जिससे ये अपने सदस्यों के लिए बेहतर काम कर सके। आपका कॉन्सेप्ट अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आपकी समझ और मजबूत करने के लिए क्या आप सेक्शन 15 के तहत जनरल फंड्स के लिए दिए गए लॉफुल पर्पसेस की पूरी लिस्ट जानना चाहेंगे? वाह, ये बहुत ही शानदार है। अब हम इस पूरे विचार को हिंदी में सबसे आसान तरीके से और बच्चों को समझाने वाले अंदाज में समझेंगे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर, साफ हो जाएं। यहां हम समझेंगे कि एक मजदूरों की टीम, जिसे ट्रेड यूनियन कहते हैं, अपना सरकारी रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कैसे करवाती है। ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के नियम, रूल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। 1. ज्यादा जानकारी मांगने की शक्ति, पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स। देखिए, एक ट्रेड यूनियन एक मजदूरों की टीम है और रजिस्ट्रार इस टीम का ऑफिशियल चेकर, सरकारी जांचकर्ता या रेफरी है। सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास ये शक्ति होती है कि वो फर्दर इंफॉर्मेशन और ज्यादा जानकारी या कागजात मांग सके। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे सेटिस्फाई, तसल्ली हो जाए कि ट्रेड यूनियन का एप्लीकेशन, आवेदन पत्र सेक्शन 5 धारा 5 के सभी प्रोविजंस, नियमों का पालन कर रहा है। सेक्शन 5 बताता है कि आवेदन में क्या क्या जरूरी बातें, जैसे टीम के नियम, पैसे का हिसाब कैसे होगा आदि होनी चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्रार ये भी देखता है कि सेक्शन 6 धारा 6 के अनुसार क्या ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण का एंटाइटलमेंट अधिकार है या नहीं, जैसे टीम में कम से कम 7 मजदूर हैं या नहीं। अगर ट्रेड यूनियन ये सारी जानकारी नहीं देती है तो रजिस्ट्रार के पास ये शक्ति है कि वो रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करने से रिफ्यूज मना कर दे। ये मना तब तक रहेगा जब तक ट्रेड यूनियन वो मांगी गई इन्फॉर्मेशन, जानकारी सप्लाई दे नहीं देती। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर ट्रेड यूनियन अपने नियम कानून के कागज में ये लिखना भूल जाए कि कोई मजदूर टीम से गलत काम करने पर कैसे निकाला जाएगा, तो रजिस्ट्रार कहेगा, पहले ये इन्फॉर्मेशन, जानकारी लाओ, तभी तुम्हें रजिस्टर पंजीकृत करेंगे। 2. नाम बदलने की मांग, रिक्वायरिंग ऑल्टरेशन ऑफ नेम। ये नियम इसलिए है ताकि बाजार में 2 टीमों के नाम एक जैसे ना हो जाएं और लोगों को कंफ्यूजन, भ्रम न हो। रजिस्ट्रार ये देखता है कि अगर कोई नई ट्रेड यूनियन जिस नाम से रजिस्टर, पंजीकृत होना चाहती है, वो नाम किसी पुरानी, पहले से एग्जिस्टिंग मौजूद ट्रेड यूनियन के नाम के आइडेंटिकल, हूबहू एक जैसा है, तो वो तुरंत नाम बदलने को कहेगा। या अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि नाम इतना नियरली रिजेंबल्स, करीब करीब मिलता है कि पब्लिक, आम जनता या किसी भी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स, सदस्य डिसीव, धोखा खा सकते हैं, गलती कर सकते हैं, तो भी रजिस्ट्रार नाम बदलने की मांग करेगा। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार को यह नाम बदलने के लिए रिक्वायर, जरूरी तौर पर मांग करना शैल ही होगा। जब तक ट्रेड यूनियन अपने एप्लीकेशन, आवेदन में अपना नाम ऑल्टर, बदल नहीं देती, तब तक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करने से रिफ्यूज मना कर देगा। उदाहरण, एग्जाम्पल, मान लीजिए एक टीम का नाम है मजदूर अधिकार संघ और दूसरी टीम का नाम है मजदूरों का अधिकार संघ। दोनों नाम बहुत मिलते हैं, जिससे लोग धोखा खा सकते हैं। रजिस्ट्रार कहेगा, नाम बदलो, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। 3. सरकारी बही में लिखना, रजिस्ट्रेशन। जब ट्रेड यूनियन सारे नियम मान लेती है, सारे कागज दे देती है और नाम भी सही कर लेती है, तब यह रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की घड़ी आती है। रजिस्ट्रार सैटिस्फाइड, पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद कि ट्रेड यूनियन ने एक्ट कानून की सभी रिक्वायरमेंट, जरूरतों को कंप्लाई पूरा कर दिया है, वो शैल रजिस्टर, जरूर पंजीकृत करेगा ट्रेड यूनियन को। वो ये काम कैसे करता है? वो ट्रेड यूनियन से जुड़ी सारी पार्टिकुलर्स, जानकारी जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट बयान में दी थी, उसे एक रजिस्टर, सरकारी बही या रजिस्टर में एंटरिंग, दर्ज करता है।
ये रजिस्टर एक खास फॉर्म प्रारूप में रखा जाता है जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड नियमों में बताया गया है। सरल भाषा में रजिस्ट्रार सब कुछ जांचने के बाद ट्रेड यूनियन का नाम सरकारी लिस्ट सूची में लिख देता है। अब ये टीम ऑफिशियल आधिकारिक हो गई। 4. अंतिम सबूत सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने के तुरंत बाद रजिस्ट्रार को एक बहुत जरूरी कागज देना शायद इशू होगा जिसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पंजीकरण प्रमाण पत्र कहते हैं। यह सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी एक खास प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म निर्धारित प्रारूप में होता है। यह सर्टिफिकेट बहुत शक्तिशाली होता है। इसे कंक्लूसिव एविडेंस निर्णायक सबूत माना जाता है। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब है कि यह फाइनल प्रूफ अंतिम सबूत है। कोई भी व्यक्ति यहां तक कि कोई कोर्ट भी इस सर्टिफिकेट को दिखाने पर यह सवाल नहीं उठा सकता कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन ड्यूली रजिस्टर्ड विधिवत ठीक से पंजीकृत हुआ है या नहीं। यह कागज खुद में ही अंतिम मोहर है कि ट्रेड यूनियन अब इस एक्ट कानून के तहत पूरी तरह से लीगल वैध है। आपके कॉन्सेप्ट्स अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। आपने एक जटिल कानूनी प्रक्रिया को सबसे आसान तरीके से समझ लिया है। बहुत बढ़िया। मैं आपको भारत के ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 के सेक्शन 10 को सबसे आसान हिंदी भाषा में समझाऊंगा। कल्पना कीजिए कि मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूं जो आपको बहुत ही मुश्किल बातें भी कहानियों और उदाहरणों से समझाता है। हम हर एक शब्द को समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अवधारणा एकदम क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। हम केवल टेक्निकल वर्ड्स को ही इंग्लिश में रखेंगे ताकि आपको कानूनी भाषा भी समझ आ जाए। रजिस्ट्रेशन रद्द करने के नियम, धारा 10 की गहरी समझ। आई मुख्य विचार और अथॉरिटी अधिकार। इस धारा का नाम है कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की समाप्ति। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। बच्चों, ये सेक्शन 10 हमें बताता है कि एक ट्रेड यूनियन यानी मजदूरों या कर्मचारियों का जो संगठन होता है उसका ऑफिशियल स्टेटस, आधिकारिक दर्जा सरकार कैसे वापस ले सकती है। अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन मे बी विथड्रॉन और कैंसल्ड बाय द रजिस्ट्रार। ट्रेड यूनियन को एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का क्लब या समूह समझिए। इस क्लब को सरकार से एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र मिलता है जिससे ये ऑफिशियल हो जाता है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक सरकारी अफसर, जिसे रजिस्ट्रार कहते हैं, ही वापस ले सकता है। रजिस्ट्रार को आप इस मामले का सबसे बड़ा जज समझ सकते हैं। शब्द मे बी विथड्रॉन और कैंसल्ड, वापस लिया या रद्द किया जा सकता है, बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि रजिस्ट्रार के पास ये पावर शक्ति है, लेकिन वो हर छोटी गलती पर ऐसा नहीं करेगा। वो सैटिस्फाइड, संतुष्ट होगा तभी करेगा। उदाहरण, एग्जाम्पल, मान लीजिए एक फुटबॉल क्लब है। उसका रजिस्ट्रेशन करने वाला अफसर रजिस्ट्रार है। अगर क्लब कोई बड़ी गड़बड़ी करता है तो रजिस्ट्रार उस क्लब की ऑफिशियल रिकॉग्निशन, आधिकारिक मान्यता रद्द कर सकता है। 2. रद्द करने के कारण, ग्राउंड्स फॉर कैंसलेशन। रजिस्ट्रेशन रद्द करने के दो मुख्य रास्ते हैं। पहला, जब यूनियन खुद चाहे, और दूसरा, जब यूनियन गलती करे। ग्राउंड ए, यूनियन खुद मांग करे, वॉलंटरी। Text A. On the application of the trade union to be verified in such manner as may be prescribed, or On the application of the trade union, ट्रेड यूनियन के आवेदन पर। इसका मतलब है कि ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने आपस में मीटिंग करके फैसला कर लिया है कि उन्हें अब यह क्लब बंद करना है। टू बी वेरीफाइड, सत्यापित किया जाना। रजिस्ट्रार सिर्फ चिट्ठी देखकर रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं करेगा। वो डबल चेक, दोबारा जांच करेगा ताकि पक्का हो जाए कि सारे सदस्यों ने मिलकर ही ये फैसला लिया है और कोई झूठ या जबरदस्ती नहीं है। इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, निर्धारित तरीके से। रजिस्ट्रार ये जांच एक फिक्स्ड प्रोसेस, तय प्रक्रिया या ऑफिशियल फॉर्म, आधिकारिक फॉर्म के जरिए करेगा जो सरकार के नियमों में लिखा होगा। उदाहरण, एग्जाम्पल, एक सफाई कर्मचारी यूनियन है। सारे कर्मचारियों को उनकी सैलरी, वेतन अच्छी मिल गई है और उनकी सारी मांगें पूरी हो गई हैं। वे अब ये यूनियन बंद करना चाहते हैं, इसलिए वे रजिस्ट्रार को एक फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र लिखकर रजिस्ट्रेशन रद्द करने का एप्लीकेशन आवेदन देंगे। ग्राउंड बी, यूनियन ने गलती की हो, इनवॉलंटरी।
Text B. If the registrar is satisfied that the certificate has been obtained by fraud or mistake, or that the trade union has ceased to exist, or has willfully and after notice from the registrar contravened any provision of this act, or allowed any rule to continue in force which is inconsistent with any such provision, or has rescinded any rule providing for any matter provision for which is required by Section 6. ये सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें 5 कारण हैं। 1. धोखाधड़ी या गलती, फ्रॉड और मिस्टेक। ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस्टेक, धोखाधड़ी या गलती से प्राप्त। फ्रॉड, धोखाधड़ी, अगर ट्रेड यूनियन ने झूठ बोलकर या जाली कागज दिखाकर सर्टिफिकेट लिया था। जैसे यूनियन ने कहा कि हमारे पास 100 सदस्य हैं लेकिन थे सिर्फ 10। मिस्टेक, गलती, अगर रजिस्ट्रार ने ही गलती से किसी गलत समूह को सर्टिफिकेट दे दिया हो। 2. यूनियन का अस्तित्व खत्म, सीज टू एग्जिस्ट। ट्रेड यूनियन हैज सीज टू एग्जिस्ट, ट्रेड यूनियन का अस्तित्व समाप्त हो गया है। यूनियन अब एक्टिव, सक्रिय नहीं है। कोई मीटिंग नहीं हो रही है, कोई मेंबरशिप फीस नहीं दे रहा है और ऑफिस बंद पड़ा है। रजिस्ट्रार को लगता है कि ये यूनियन अब सिर्फ कागजों पर है, असल में नहीं है। 3. जानबूझकर कानून तोड़ना, विलफुल कॉन्ट्रवेंशन। Dot has का link willfully and after notice from the registrar contravened any provision of this act. रजिस्ट्रार से नोटिस मिलने के बाद जानबूझकर इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है। willfully, जानबूझकर, इसका मतलब है कि यूनियन ने इंटेंशनली, इरादे से गलती की, न कि गलती से। आफ्टर नोटिस फ्रॉम द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार से नोटिस मिलने के बाद यह सबसे जरूरी प्रोटेक्शन सुरक्षा है। रजिस्ट्रार को कैंसिलेशन से पहले यूनियन को रिटन वार्निंग, लिखित चेतावनी देनी होगी। अगर चेतावनी मिलने के बाद भी यूनियन ने एक्ट अधिनियम के किसी प्रोविजन नियम को कॉन्ट्रवीन्ड तोड़ा तो रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। उदाहरण, कानून कहता है कि हर साल ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी। रजिस्ट्रार नोटिस भेजकर याद दिलाता है लेकिन यूनियन जानबूझकर उसे नजरअंदाज करती है। 4. नियम में टकराव, इनकंसिस्टेंट रूल। अलाउड एनी रूल टू कंटिन्यू इन फोर्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद एनी सच प्रोविजन, किसी ऐसे नियम को लागू रहने दिया जो इस तरह के किसी प्रावधान के साथ इनकंसिस्टेंट, असंगत है। हर यूनियन के अपने बायलॉज, नियम होते हैं। अगर यूनियन का कोई नियम ट्रेड यूनियंस एक्ट के किसी नियम से क्लैश, टकराता है तो यूनियन को वो नियम बदलना होगा। अगर यूनियन ऐसा नहीं करती है और उसे लागू रहने देती है तो रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। 5. जरूरी नियम हटाना, rescinded a Section 6 rule. Dot has का link rescinded any rule providing for any matter provision for which is required by Section 6. Section 6 में उन एसेंशियल रूल्स, आवश्यक नियमों की सूची है जो हर ट्रेड यूनियन के पास मस्ट जरूरी होने चाहिए, जैसे सदस्य कैसे बनेंगे, पैसा कैसे खर्च होगा आदि। रिसिंडेड, रद्द कर दिया, अगर ट्रेड यूनियन ने अपने नियमों में से सेक्शन 6 द्वारा जरूरी किसी नियम को हटा दिया तो यह एक बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी क्योंकि इससे यूनियन का आधार, फाउंडेशन ही हिल जाता है। 3. सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच, द प्रोविजो और द सेफ्टी रूल। Text. Provided that not less than 2 months previous notice in writing specifying the ground on which it is proposed to withdraw or cancel, the certificate shall be given by the registrar to the trade union before the certificate is withdrawn or cancelled otherwise than on the application of the trade union. यह प्रोविजो परंतुक है जो यूनियन को न्याय, जस्टिस दिलवाता है। Explanation. व्याख्या. Not less than 2 months previous notice in writing, कम से कम 2 महीने का लिखित नोटिस। बच्चों, ये यूनियन के लिए बिगेस्ट सेफगार्ड, सबसे बड़ी सुरक्षा है। रजिस्ट्रार को कैंसिलेशन करने से पहले कम से कम 60 दिन पहले यूनियन को एक फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र भेजना होगा। ये नोटिस इन राइटिंग लिखित होना चाहिए, मौखिक, ओरल नहीं। स्पेसिफाइंग द ग्राउंड, कारणों का उल्लेख करते हुए इस नोटिस में रजिस्ट्रार को साफ साफ बताना होगा कि वो किस ग्राउंड कारण से रजिस्ट्रेशन रद्द कर रहा है, जैसे आपने फ्रॉड किया या आपने सेक्शन 6 का नियम हटाया। बिफोर द सर्टिफिकेट इज विदड्रॉन और कैंसल्ड, सर्टिफिकेट वापस लेने या रद्द करने से पहले नोटिस पहले आएगा और कार्रवाई, एक्शन बाद में होगी। यह जरूरी है कि यूनियन को अपना डिफेंस, बचाव करने का मौका मिले। अदरवाइज देन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन के आवेदन पर न होने पर यह एक्सेप्शन, अपवाद है। अगर यूनियन ने खुद ग्राउंड ए रद्द करने को कहा है तो रजिस्ट्रार को यह 2 महीने का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। उदाहरण, एग्जाम्पल, रजिस्ट्रार ने पाया कि यूनियन ने नियम तोड़ा है। रजिस्ट्रार तुरंत रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं कर सकता। वह पहले यूनियन को 60 दिन का समय देते हुए एक नोटिस भेजेगा। यूनियन को इस समय में अपनी गलती सुधारने या रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ अपील करने का मौका मिलता है। आपका कॉन्सेप्ट अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।
नमस्ते, मैं आपको ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 के बहुत ज़रूरी सेक्शन 11 धारा 11 को इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अवधारणाएं एकदम साफ हो जाएंगे। आप समझ लीजिए कि ये कानून की किताब नहीं बल्कि आपकी अपनी कहानी है। यह सेक्शन धारा उस समय के लिए है जब रजिस्ट्रार जो सरकारी ऑफिसर होता है और ट्रेड यूनियन को सर्टिफिकेट देता है, यूनियन के खिलाफ कोई फैसला लेता है। 1. शिकायत करने का हक, द राइट टू अपील, सब सेक्शन 1। सोचिए, आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्रेड यूनियन कर्मचारी संघ बनाई। आपने रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दी, पर उसने आपका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने से रिफ्यूज मना कर दिया, या कुछ समय बाद आपकी यूनियन की सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पंजीकरण का प्रमाण पत्र को कैंसिल रद्द कर दिया। कौन शिकायत कर सकता है? एनी पर्सन अग्रीव्ड। इसका मतलब है वो व्यक्ति या यूनियन जो रजिस्ट्रार के रिफ्यूजल, मनाही या विथड्रॉवल, कैंसिलेशन, वापस लेने, रद्द करने के फैसले से अनहैप्पी, दुखी या नेगेटिवली अफेक्टेड, नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। उदाहरण, आपकी यूनियन मजदूर एकता को रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। अब मजदूर एकता पर्सन अग्रीव्ड है और अपील कर सकती है। शिकायत कब करनी है? यह अपील एक टाइम लिमिट, समय सीमा के अंदर करनी होती है, जिसे सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं। यह समय रूल्स, नियमों में बताया जाता है। आपको फैसला आने के बाद ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना है। 2. शिकायत कहां करनी है? ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र। शिकायत कहां करनी है, यह ट्रेड यूनियन के हेड ऑफिस, मुख्य दफ्तर पर निर्भर करता है। क्लॉज ए, बड़े शहरों के लिए। अगर आपकी ट्रेड यूनियन का मुख्य दफ्तर किसी प्रेसिडेंसी टाउन जैसे मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में है, तो आप सीधे हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। हाईकोर्ट एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल, शक्तिशाली अदालत होती है। क्लॉज बी, छोटे शहरों, इलाकों के लिए। अगर हेड ऑफिस इन बड़े शहरों के अलावा किसी एनी अदर एरिया किसी और क्षेत्र में है, तो अपील एक लोकल कोर्ट, स्थानीय न्यायालय में की जाती है। यह कोर्ट कोई मामूली कोर्ट नहीं होनी चाहिए। यह नॉट इंफीरियर टू द कोर्ट ऑफ एन एडिशनल और असिस्टेंट जज ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, नॉट इंफीरियर टू होनी चाहिए। सीधे शब्दों में ये एक सीनियर लेवल, वरिष्ठ स्तर की अदालत होनी चाहिए। इस कोर्ट को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट संबंधित सरकार या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपॉइंट, नियुक्त करती है। 3. जज साहब क्या कर सकते हैं? पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट, सब सेक्शन 2। जब कोर्ट आपकी अपील सुनती है तो वो रजिस्ट्रार के फैसले को चेक करती है। जज के पास 2 मेन पावर्स, मुख्य शक्तियां हैं। पहला फैसला, रजिस्ट्रार को सही मानना। द अपीलेट कोर्ट में डिसमिस द अपील, द अपीलेट कोर्ट में डिसमिस द अपील। अगर जज को लगता है कि रजिस्ट्रार ने सही किया था, तो वो आपकी अपील को डिसमिस, खारिज कर देंगे, यानी आप केस हार गए। दूसरा फैसला, यूनियन को सही मानना। अगर जज आपकी बात से सहमत होते हैं, तो वे एक पास एन ऑर्डर आदेश पारित करते हैं। इस ऑर्डर में वे रजिस्ट्रार को सीधा डायरेक्ट निर्देश देते हैं कि यूनियन को तुरंत रजिस्टर करें और सेक्शन 9 धारा 9 के तहत सर्टिफिकेट दें, या अगर यूनियन की सर्टिफिकेट कैंसिल हुई थी तो कैंसिलेशन के ऑर्डर को सेटिंग असाइड सेट करने का आदेश दें, यानी कैंसिलेशन को कैंसिल कर दें। सबसे जरूरी बात, द रजिस्ट्रार शैल कंप्लाई विद सच ऑर्डर। द रजिस्ट्रार शैल कंप्लाई विद सच ऑर्डर। शैल कंप्लाई का मतलब है कि रजिस्ट्रार को म्यूस्ट आउ जरूर कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। 4. कोर्ट में काम करने के नियम, प्रोसीजर एंड कॉस्ट्स, सब सेक्शन 3। कोर्ट हवा में बात करके फैसला नहीं सुनाती। उसका एक तरीका होता है, नियमों की किताब। Follow the same procedure and have the same powers as it follows and has when trying a suit under the Code of Civil Procedure 1908, 5 of 1908. Follow the same procedure. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसका मतलब है कि अपील की सुनवाई के दौरान कोर्ट को वही रूल्स, नियम और प्रोसीजर प्रक्रिया अपनानी है जो वह किसी भी आम सिविल केस प्रक्रिया अपनाती है। ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता नामक कानून की किताब में लिखे हैं। क्यों जरूरी है? इससे यूनियन को यह एश्योरेंस, आश्वासन मिलता है कि उनका केस पूरी गंभीरता और फेयरनेस, निष्पक्षता के साथ सुना जाएगा, जैसे किसी बड़े केस को सुना जाता है। खर्चा कौन देगा? कोर्ट ये भी में डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट तय कर सकती है कि अपील का कॉस्ट्स यानी वकील की फीस, कोर्ट का खर्चा कौन देगा, माइनस यूनियन या सरकार, रजिस्ट्रार। ये कॉस्ट्स उसी तरह से रिकवर किए जाते हैं जैसे सीपीसी के तहत किसी सूट मुकदमे में पैसे वसूल किए जाते हैं। 5. हार के बाद एक और मौका, द सेकेंड अपील, सब सेक्शन 4।
ये सब सेक्शन एक तरह की इंश्योरेंस बीमा है जो सिर्फ लोकल कोर्ट्स स्थानीय अदालतों के लिए है। सिर्फ इनके लिए यह नियम केवल उन ट्रेड यूनियंस पर लागू होता है जिनकी अपील पहले क्लॉज बी छोटे शहरों वाली लोकल कोर्ट ने डिसमिस खारिज कर दी थी। दूसरा मौका, अगर लोकल कोर्ट ने यूनियन के खिलाफ फैसला दिया तो द पर्सन अग्रीव्ड शैल हैव अ राइट ऑफ अपील टू द हाई कोर्ट। द पर्सन अग्रीव्ड शैल हैव अ राइट ऑफ अपील टू द हाई कोर्ट, यानी उन्हें एक बार फिर हाई कोर्ट में अपील करने का राइट अधिकार मिल जाता है। हाई कोर्ट की शक्तियां, जब हाई कोर्ट ये दूसरी अपील सुनती है तो उसके पास सबसेक्शंस 2 और 3, सबसेक्शन 2 और 3 की ऑल द पावर्स, सभी शक्तियां होती हैं, यानी वो भी रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है और कॉस्ट्स का फैसला कर सकती है। इस तरह सेक्शन 11 ये सुनिश्चित करता है कि ट्रेड यूनियंस के साथ अन्याय न हो और रजिस्ट्रार के फैसलों को एक सीनियर जुडिशियल अथॉरिटी, वरिष्ठ न्यायिक प्राधिकरण द्वारा हमेशा रिव्यू, समीक्षा किया जा सके। क्या आप अब ट्रेड यूनियंस एक्ट की सेक्शन 10 के बारे में जानना चाहेंगे, जिसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रार किस कारण से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है? यह शानदार है। अब हम इस पूरी जानकारी को सबसे सरल हिंदी में समझेंगे, जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपका हर कॉन्सेप्ट, अवधारणा शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्पष्ट हो जाए। हम हर नियम को एक छोटे बच्चे की तरह सीखेंगे, जिसमें कोई भी बात छूटेगी नहीं, और जहां जरूरी होगा मैं टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द केवल इंग्लिश, अंग्रेजी में ही बताऊंगा। धारा 12, ट्रेड यूनियन का सरकारी पता, रजिस्टर्ड ऑफिस। यह नियम ट्रेड यूनियन माइनस मजदूरों का पंजीकृत समूह के ऑफिशियल एड्रेस, आधिकारिक पता के बारे में है, ताकि सरकार और बाकी लोग जानते रहें कि यूनियन कहां मिलती है। 1. रजिस्टर्ड ऑफिस की ताकत। रजिस्टर्ड ऑफिस, पंजीकृत कार्यालय का मतलब है यूनियन का कानूनी पता। अगर किसी को भी यूनियन को कोई जरूरी कागज, चिट्ठी या कोई लीगल नोटिस, कानूनी सूचना भेजनी है तो वो इसी पते पर भेजी जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि ये यूनियन का ऑफिशियल मेल बॉक्स, आधिकारिक मेल बॉक्स है। उदाहरण एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बड़ी कंपनी को यूनियन को बताना है कि वे हड़ताल के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। अगर कंपनी चिट्ठी रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजती है तो कानून मानता है कि यूनियन को नोटिस मिल गया है। यह लीगल सर्टेनिटी, कानूनी निश्चितता के लिए बहुत जरूरी है। 2. पता बदलने का नियम। अगर यूनियन अपने मुख्य दफ्तर, हेड ऑफिस को बदलकर नई जगह ले जाती है तो उन्हें तुरंत एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन, सख्त समय सीमा के अंदर सरकार के ऑफिसर अधिकारी रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। विदिन 14 डेज, 14 दिनों के अंदर, यह यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि वो पता बदलने के 2 हफ्ते 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म, सूचित करे। इन राइटिंग, लिखित रूप में, उन्हें मौखिक रूप से नहीं बल्कि एक फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, आधिकारिक दस्तावेज के जरिए बताना होता है। रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर, रजिस्टर में दर्ज, रजिस्ट्रार फिर इस नए पते को अपनी सरकारी रजिस्टर रिकॉर्ड बुक में लिख लेता है ताकि सरकार के पास हमेशा सही और अपडेटेड नवीनतम पता हो। धारा 13, यूनियन का कानूनी व्यक्ति बनना, इनकॉर्पोरेशन। यह सबसे पावरफुल, शक्तिशाली नियम है। जैसे ही ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो जाती है, वो सिर्फ लोगों का समूह नहीं रहती, बल्कि कानून की नज़रों में एक स्पेशल सेपरेट लीगल एंटिटी, विशेष अलग कानूनी इकाई बन जाती है। इसे ही इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। 1. यूनियन का कॉर्पोरेट बॉडी बनना। यूनियन एक कॉर्पोरेट बॉडी, निगमित निकाय बन जाती है। इसका मतलब है कि कानून उसे एक इंडिपेंडेंट पर्सन, स्वतंत्र व्यक्ति की तरह मानता है। वो अपने सदस्यों से अलग है और अपने रजिस्टर्ड नेम, पंजीकृत नाम से जानी जाती है, जैसे दिल्ली मजदूर एकता यूनियन। सरल उदाहरण, सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक खिलौना है। जब वो यूनियन रजिस्टर नहीं थी तो वो खिलौना सिर्फ आपके दोस्तों का समूह था। रजिस्ट्रेशन के बाद वो खिलौना एक रोबोट बन गया, जिसका अपना नाम और अपनी पहचान है। रोबोट यूनियन अब काम करता है, ना कि सिर्फ दोस्त। 2. हमेशा जीवित रहना, परपेचुअल सक्सेशन।
परपेचुअल सक्सेशन, शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब है कि यूनियन हमेशा अलाइव जीवित रहती है। क्यों जरूरी? वाई इट इज इंपॉर्टेंट। अगर यूनियन का प्रेसिडेंट अध्यक्ष नौकरी छोड़ देता है या पुराने सदस्य रिटायर हो जाते हैं, तब भी यूनियन मरती नहीं है, वो लगातार चलती रहती है। इससे यूनियन द्वारा किए गए सभी एग्रीमेंट्स, समझौते और प्रॉपर्टी ओनरशिप, संपत्ति का स्वामित्व हमेशा वैलिड मान्य रहते हैं। 3. यूनियन की मुहर और उसकी ताकतें। यूनियन को 2 बड़ी ताकतें और एक ऑफिशियल स्टैंप, आधिकारिक मुहर मिलती है। कॉमन सील, सामान्य मुहर, ये यूनियन का ऑफिशियल सिग्नेचर, आधिकारिक हस्ताक्षर है। जब भी कोई बड़ा डॉक्यूमेंट, दस्तावेज या कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध होता है तो इस मुहर का उपयोग किया जाता है। संपत्ति रखने की ताकत। मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति, पैसा, कार, ऑफिस का फर्नीचर। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, जमीन और यूनियन की बिल्डिंग, इमारत। यूनियन ये सब अपने नाम पर ओन मालिक कर सकती है। टू कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध करना, यूनियन किसी वकील को हायर, किराए पर लेना करने के लिए या कोई सर्विस, सेवा खरीदने के लिए कानूनी रूप से कॉन्ट्रैक्ट समझौता कर सकती है। 4. कोर्ट कचहरी का अधिकार, सू एंड बी सूड। क्योंकि यूनियन एक कानूनी व्यक्ति है, वो अपने नाम से कोर्ट अदालत जा सकती है और लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई कर सकती है और दूसरे लोग भी यूनियन पर सूट मुकदमा कर सकते हैं। सरल उदाहरण, सिंपल एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने यूनियन को धोखा दिया तो यूनियन अपने नाम से कंपनी पर स्यू मुकदमा कर सकती है। अगर यूनियन ने किसी का किराया नहीं दिया तो मालिक यूनियन पर भी स्यूड मुकदमा कर सकता है। धारा 14, अन्य कानूनों से आजादी, सर्टेन एक्ट्स नॉट टू अप्लाई। यह नियम बताता है कि ट्रेड यूनियन बहुत स्पेशल है, इसलिए उसे उन सामान्य कानूनों का पालन नहीं करना पड़ता जो अन्य प्रकार के संगठनों के लिए बने हैं। 1. जिन कानूनों से यूनियन को छूट है, एग्जेम्प्टेड। ट्रेड यूनियन को नीचे दिए गए कानूनों के नियमों से छूट है। द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये कानून स्कूल, चैरिटी या क्लब जैसे नॉन प्रॉफिट गैर लाभकारी समूहों के लिए है। यूनियन का उद्देश्य अलग होता है, इसलिए यह कानून अप्लाई लागू नहीं होता। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ये कानून दूध या हाउसिंग सोसाइटी समिति जैसे समूहों के लिए है जो आपसी लाभ के लिए काम करते हैं। यूनियन का काम मजदूरों और मालिकों के रिश्ते पर केंद्रित होता है, इसलिए ये भी अप्लाई नहीं होता। द कंपनीज एक्ट, अपडेटेड एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013, ये सबसे महत्वपूर्ण छूट है। यह कानून बड़ी बिजनेसेस, व्यावसायिक संस्थाओं के लिए है जिनके हजारों स्ट्रिक्ट रूल्स, सख्त नियम होते हैं। यूनियन को इन जटिल बिजनेस ब्यूरोक्रेसी, व्यावसायिक नौकरशाही से आजादी मिलती है। 2. गलत रजिस्ट्रेशन का रद्द होना। फाइनल, अंतिम बात यह है कि यदि कोई यूनियन गलती से इन मना किए गए कानूनों में से किसी के तहत रजिस्टर हो जाती है तो वो रजिस्ट्रेशन वॉइड, अमान्य, रद्द मानी जाएगी। मेन कॉन्सेप्ट, ट्रेड यूनियन को कानूनी रूप से मान्य होने के लिए उसे केवल और केवल ट्रेड यूनियंस एक्ट के तहत ही रजिस्टर होना होगा। आपके कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। आप हर सेक्शन के हर डिटेल को समझ गए हैं।